हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य और दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों की क्लासेस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखी हैं तो ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की। मुख्य रूप से इस क्षेत्र से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कहलाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था वो सुल्तान कहलाता था। और सिर्फ 2 ही ऐसे सुल्तान रहे हैं दिल्ली सल्तनत के। सुल्तान तो क्या, 2 ही ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वो कौन रहे हैं? एक रहे हैं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने मलिक और सिपह सालार की उपाधियों से ही खुद को संतुष्ट रखा था। और दूसरे रहे हैं सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान, जिन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण करी थी। इन दोनों ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। ठीक है, आगे चलते हैं। बलबन एवं अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीरों का प्रभाव कम हो गया था, या एक तरह से हम कहेंगे तो अमीर जो है वो प्रभावहीन हो गए थे बलबन के समय में और अलाउद्दीन के समय में। ठीक है, ये गुलाम वंश का शासक था और ये खिलजी वंश का शासक था, अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर कब था, सबसे ज़्यादा कब था, तो वो था लोदी वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व। ठीक है, चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। लेकिन अगर हम वजीरों की बात करेंगे तो वजीरों का चरमोत्कर्ष जो है वो तुगलक वंश के समय में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलबत कहा जाता था। क्या कहते थे? मजलिस ए खलबत कहा जाता था। और ये जो मजलिस ए खलबत थी या जो मंत्री परिषद थी, इसकी बैठक कहाँ पे होती थी? मजलिस ए खास में। एक तरह से आप उसको संसद कह सकते हैं, संसद भवन। किसको कहते थे? मजलिस ए खास को कहते थे। ठीक है, उस समय। बार ए आजम क्या है? बार ए आजम जो है ये एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पर सुल्तान अपने राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। कहाँ पे? बार ए आजम में बैठ करके। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के मंत्री और इनसे संबंधित विभागों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, तो आप बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला है वजीर। ठीक है, पहला है वजीर जो कि राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। कहाँ पे? सल्तनत में वजीर जो है राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। दूसरा है मुसरिफ ए मुमालिक, जिसे हम महालेखाकार भी कहते हैं। मुसरिफ ए मुमालिक जो है ये प्रांतों से मिली आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। कौन? मुसरिफ ए मुमालिक। ठीक है, अगला है आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक जो है ये सैन्य विभाग का प्रमुख था। आरिज ए मुमालिक, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, दीवाने अर्ज की स्थापना वो बलबन ने करी थी, तो सैन्य विभाग था वो, तो उसी का जो प्रमुख है वो आरिज ए मुमालिक कहलाता है। ठीक है, अगला है सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर जो है ये धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। कौन? सद्र उस सुदूर, ये धर्म और दान विभाग का प्रमुख था। अगला है काजी उल कजात। काजी उल कजात जो है ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, जो काजी उल कजात होता है ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। सुल्तान के बाद न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो काजी उल कजात होता है। ये जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, इसमें से अगर हम सर्वोच्च की बात करें तो वो सुल्तान ही होगा, उसके बाद ये सर्वोच्च पद है। ठीक है, अगला है बरीद ए मुमालिक। जो बरीद ए मुमालिक है ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, बरीद ए मुमालिक। वकील ए दर क्या है? तो वकील ए दर जो है सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था वो विभाग वकील ए दर कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दीवाने इंसा नामक जो विभाग है, दीवाने इंसा नामक जो विभाग है ये राज्य के
पत्राचार से संबंधित था, दीवाने इंसा। आगे चलते हैं। सल्तनत काल में दीवानी रियासत जो है ये धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को, धर्मपरायण व्यक्तियों को वजीफा देने का काम करता था। कौन? दीवाने रियासत। ठीक है। और जो इसका अध्यक्ष होता था वो सदर कहलाता था। दीवाने रियासत का अध्यक्ष सदर कहलाता था। ठीक है। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में सल्तनत को, जो सल्तनत का जो क्षेत्र था उसको प्रांतों में विभाजित किया गया था। किसमें? प्रांतों में विभाजित किया गया था। और प्रांतों को इक्ता या सूबा कहा जाता था। ठीक है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है। इक्ता का जो प्रमुख था वो नायब कहलाता था, वली भी कहलाता था और मुक्ति भी कहलाता था। ठीक है। तो कई बारी नायब कहते हैं, कई बार वली, कई बार मुक्ति कहते हैं इक्ता का जो प्रमुख होता है। ठीक है। तो सल्तनत जो है वो प्रांतों में बटा था और प्रांत को इक्ता कहते थे। प्रांत जो है वो जिलों में बटा था और जिलों को सिक कहते थे। ठीक है। जिलों को क्या कहते थे? सिक कहते थे। और जो सिक का प्रमुख होता था वो सिकदार होता था। ठीक है। सिक का प्रमुख क्या होता था? सिकदार होता था। ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सिकदार है वो सैन्य अधिकारी होता था। ठीक है। सिकदार जो है वो राजस्व विभाग से संबंधित नहीं होता था, बल्कि ये सैन्य अधिकारी होता था। ठीक है। सेना से संबंधित होता था जो सिकदार होता था। ठीक है। इसके बाद जो प्रांत होते हैं वो तहसील में बटे होते हैं, यानी कि प्रांतों को जिला में बांटा गया था और जिला को तहसील में बांटा गया था। अगर हम सल्तनत कालीन भाषा में समझें उसको, तो प्रांतों में उस समय प्रांतों को इक्ता कहा गया। इक्ता जो है वो सिकों में बटा हुआ था और जो सिख है वो परगनों में बटा हुआ था। ठीक है। परगना का जो प्रमुख होता था वो आमिल होता था। आमिल जो है ये मुख्य अधिकारी होता था परगना का। ठीक है। परगना का जो मुख्य अधिकारी होता था वो आमिल होता था। और दूसरा ये मुसरिफ होता था। मुसरिफ जो है वो एक ही काम करता था, लगान निर्धारित करने का जो काम है वो मुसरिफ करता था, बल्कि जो मुख्य अधिकारी होता था वो आमिल होता था। किसका? परगने का। ठीक है। जो सबसे छोटी इकाई है सल्तनत काल की वो ग्राम थी। ठीक है। सल्तनत काल की सबसे छोटी इकाई वो ग्राम है। और ग्राम में खुत होते थे, मुकद्दम होते थे और चौधरी होते थे। ठीक है। खुत जो है ये छोटे जमींदार होते थे, मुकद्दम ये मुखिया होता था और जो चौधरी है ये बड़ा जमींदार होता था। ठीक है। ग्राम में या गांवों में राजस्व का जो सबसे मुख्य अधिकारी होता था वो यही होता था, चौधरी ही होता था। ठीक है। आगे चलते हैं। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख जो है वो अमीर ए सदा नामक एक अधिकारी करता था। 100 गांवों के शासन की देखभाल कौन करता था? अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। और ग्राम में जैसे कि हमने बताया कि एक खुद होता है, एक मुकद्दम होता है, एक चौधरी होता है और एक पटवारी भी होता है गांवों में। ठीक है। अब बात करते हैं सैन्य संगठन की। सल्तनत कालीन जो सैन्य संगठन है उसकी बात करते हैं। तो सुल्तान की जो स्थायी सेना होती थी, सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल कहा जाता था। ठीक है। सल्तनत काल में सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल कहा जाता था। जो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था थी वो मंगोल सेना के वर्गीकरण पर आधारित थी। ठीक है। दशमलव प्रणाली पर आधारित थी सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था। और ये कहाँ से सीखी थी? मंगोल सेना के वर्गीकरण पर आधारित थी ये दशमलव प्रणाली वाली सैन्य व्यवस्था। ठीक है। अगला देखते हैं हम। घुड़सवारों की टुकड़ी का जो प्रधान है वो सरेखेल कहलाता था। सैन्य संगठन हम देखते हैं तो इसमें घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता है। 10 सरेखेल जो है वो एक सिपह सालार के अंडर में काम करते थे। ठीक है। 10 सरेखेल एक सिपह सालार के अंडर में काम करते थे। 10 सिपह सालार जो है वो एक अमीर के अंडर में काम करते थे। 10 अमीर जो है वो एक मलिक के अंडर में काम करते थे और 10 मलिक जो है वो एक खान के अंडर में काम करते थे। तो अगर हम बात करें सैन्य व्यवस्था की तो सबसे बड़ा कौन होता था? खान ही होता था। और बात करें अगर सेना के मुख्य सेनापति की तो वो सुल्तान होता था। ठीक है। सेना का जो मुख्य सेनापति है वो सुल्तान होता है।
सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने की जो मशीन होती थी उसको मंगलीक या अर्राद कहा जाता था। ठीक है, तो मंगलीक क्या है? मंगलीक एक मशीन होती थी जिससे कि बारूद फेंका जा सकता था, और वही अर्राद भी कहलाती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ये रहे विभाग और ये रहे विभाग को बनाने वाले सुल्तान। साथ ही में हम देख लेंगे। तो सबसे पहला है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है ये सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन ने की थी। ठीक है, दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है दीवाने मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज जो है ये राजस्व विभाग है और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसकी? दीवाने मुस्तक राज की। ठीक है, अगला है दीवाने कोही। दीवाने कोही जो है ये कृषि विभाग था और दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, अगला है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात जो है ये दान विभाग था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, दीवाने खैरात जो है ये दान विभाग था और इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान दास विभाग था और इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। ठीक है, अगला है दीवाने इस्तिहाक। ये पेंशन विभाग था। जो दीवाने इस्तिहाक है ये पेंशन विभाग था और इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। ठीक है, अब हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत की कर व्यवस्था के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के कर समझ लेते हैं। एक है उस्र। ठीक है, उस्र जो है ये भूमि कर होता था। उस्र जो है वो भूमि कर होता था। मुसलमानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर है वो उस्र कहलाता था। दूसरा होता था खराज। खराज भी क्या होता था? भूमि कर ही होता था। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था? खराज। खराज जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। अगला है जजिया। जजिया ये धार्मिक कर होता था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, जजिया जो है वो धार्मिक कर होता था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और अगला है जकात। जकात भी धार्मिक कर ही होता था जो कि मुसलमानों से लिया जाता था। ये उनकी संपत्ति का 40वां भाग होता था। जकात जो है ये मुस्लिमों की संपत्ति का 40वां भाग होता है और ये एक धार्मिक कर था। ठीक है, अगला है खुम्स। खुम्स जो है ये लूट का धन था। ठीक है, चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन ने, जबकि इसकी पुनः शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के बाद से अगर हम बात करेंगे तो तुगलक वंश में इसकी पुनः शुरुआत फिरोज शाह तुगलक करता है इक्ता प्रथा की। ठीक है, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े जो है वो तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे, जबकि अगर हम हाथियों की बात करें तो हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। ठीक है, सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। आगे चलते हैं। सल्तनत काल में लगान का निर्धारण करने वाली मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। ठीक है, तो मुक्तई क्या है? वो मिश्रित प्रणाली होती थी लगान निर्धारित करने की, जबकि भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। जो भूमि की नाप जोख करने के बाद लगान निर्धारित किया जाता था उसको मसाहत कहते थे। ठीक है, और मसाहत की शुरुआत करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, मसाहत की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली जो भूमि है वो खालसा भूमि कहलाती है। ठीक है, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने दान की गई भूमि को छीन करके खालसा भूमि में परिवर्तित किया था। हमने आपको बताया था। अगर आपको डिटेल में जानना है ये सब तो आप हमारे चैनल पर इनसे संबंधित वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमने अलग अलग राजवंशों के वीडियो बनाए थे। ठीक है, सल्तनत काल का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह
वो देवल बंदरगाह था। ठीक है, तो सल्तनत काल का जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था वो देवल बंदरगाह था। सल्तनत पर, दिल्ली सल्तनत पर जो सबसे दीर्घकालीन शासनकाल है वो तुगलक वंश का रहा है 94 ईयर, और सबसे कम समय तक खिलजी वंश, लगभग 30 वर्ष तक इसने शासन किया था। किसने? खिलजी वंश ने। ठीक है, आगे चलते हैं। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियम के अनुसार कर निर्धारण किया था। किसने? फिरोज तुगलक ने, और केवल 4 कर लगाए थे। किसने? फिरोज तुगलक ने। एक है खराज, दूसरा खुम्स, तीसरा जजिया और चौथा जकात। तो फिरोज तुगलक ने, और हाँ, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया, ये आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सल्तनत कालीन मुद्रा की। सल्तनत कालीन मुद्रा में एक तो टंका था जो कि चांदी का होता था, और दूसरा जीतल था जो कि तांबे का होता था। शुद्ध अरबी सिक्के जो सल्तनत काल में हैं वो इल्तुतमिश ने चलाए थे। ठीक है, सल्तनत काल में शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। टंका और जीतल का जो अनुपात था वो 1:48 का था। अगला है, सर्वप्रथम अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा, जिनका नाम है खलीफा अल मुस्तसीम, खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित किया गया था। किसके सिक्कों पर? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। विजारत की अगर हम बात करें तो विजारत का जो स्वर्ण काल है वो तुगलक वंश है। ठीक है, तुगलक वंश का जो काल है वो विजारत का स्वर्ण काल कहलाता है। आगे चलते हैं। विजारत की बात करें अगर, तो विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की जो प्रेरणा है वो अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ग्रहण की थी। ठीक है, कहाँ से? फारस से ली थी। किसने ली थी? अब्बासी खलीफाओं ने एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा। विजारत को इस्लामी संविधान मान्यता देता है। विजारत की अगर हम बात करें तो विजारत का जो पहला जो वजीर था वो अब्बास फजल बिन अहमद था, महमूद गजनवी के शासनकाल में। अब्बास फजल बिन अहमद वजीर जो था ये राजस्व विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत का कला और स्थापत्य। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहाँ पे? अजमेर में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, और कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। ठीक है, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। हौज ए शम्सी का निर्माण करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। शम्सी ईदगाह का निर्माण करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। और अतारकीन का जो दरवाजा है ये भी बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। बलबन के बारे में अगर बात करें तो बलबन का मकबरा बनवाया था, खुद का मकबरा बनवाया था बलबन ने। विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा जो है वो बलबन का ही मकबरा है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। जमात ए खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। कौन सी? जमात ए खाना मस्जिद, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। 1000 सितून महल जो है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और हौज ए अलाई का निर्माण भी इसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले हैं मुबारक शाह खिलजी। ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। अब हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का साहित्य। तो पहले हम देखते हैं रचनाकार। एक तरफ हमने रचनाकार लिखा है और एक तरफ इनकी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो पहले है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी थी। ठीक है, तबकाते नासिरी की रचना किसने की थी? मिनहाज उस सिराज ने। अगले हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की थी। अगले हैं हसन निजामी। हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर किसने लिखी थी? हसन निजामी ने लिखी थी। अगले हैं याहिया बिन अहमद। याहिया बिन अहमद ने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की थी। अगले लेखक हैं अब्दुल्ला मलिक इसामी। ठीक है,
अब्दुल्ला मलिक इसामी ने फुतूह सलातीन की रचना की थी। अगले हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा ने संगीत राज और संगीत मीमांसा की रचना की थी। किसने? राणा कुंभा ने संगीत राज और संगीत मीमांसा की रचना की थी, राणा कुंभा ने। और अगले हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी खुद आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है फुतूहाते फिरोज शाही। फुतूहाते फिरोज शाही की रचना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अब यहीं पर हम एक इतिहासकार के बारे में समझ लेते हैं, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का जन्म है 1253 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? पटियाली कासगंज में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। ठीक है, पटियाली के कासगंज में हुआ था। इनकी उपाधि क्या थी? तूतिए हिंद कहा जाता था। किसको? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो है। किसका? अमीर खुसरो का मूल नाम। ये पहला मुसलमान है जो भारतीय होने का दावा करता है। कौन? अमीर खुसरो। ये पहला मुसलमान था जो खुद के भारतीय होने का दावा करता है। अमीर खुसरो ने फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी को जन्म दिया था। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को सबक ए हिंदी का जन्मदाता माना जाता है, जो कि फारसी काव्य शैली है। कव्वाली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता भी माने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आशिका एक है, दूसरी है तुगलकनामा, तीसरी है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत बार पूछी गई है। अगली है नूह सिपिहर और अगली है तारीखे दिल्ली। इन सब की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, 4 मंजिला बनवाया था कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने। फिर इसको पुनः निर्मित करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसको पुनः निर्मित करवाया था, क्योंकि इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो चौथी और 5वीं 2 मंजिल जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवा के इसको कंप्लीट किया था। तो ये रही दिल्ली सल्तनत से संबंधित स्थापत्य, कला और साहित्य की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।